लास्ट कहाँ तक था मामला अपना? मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स वाला मामला क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। ठीक है, ये 2 पार्ट समाप्त हो गए। तीसरा मामला उसी के अंतर्गत है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो हेडिंग डाल दो, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब पहले तो ये बताओ कि डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब तारीख कौन सी वाली? सिर्फ डेट का मतलब इसके अनुसार समय का निर्धारण होता और अपने अच्छा, किसी भी समय को बताने के लिए क्या है? समय को बताने के लिए दिन दिनांक वगैरह सब के बारे में रिप्रेजेंटेशंस कुल मिला करके। आप लोग डेट पे गए हो तो डेट का मतलब 2-3 होता है। एक डेट का मतलब तो दिनांक से है या तिथि से, अपन जिसको कह सकते हैं। एक डेट का मतलब खजूर भी होता है। खजूर को भी क्या बोलते हैं? एक डेट का मतलब होता है जो तारीख पे तारीख वाली है। ससुराल समझते हो? ससुराल जाने पे तारीख मिलती है। हाँ, सनी देओल वाले डायलॉग में मतलब कोर्ट की तारीख होती है। तो आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि कहाँ जा रहे हो, तो क्या तारीख पे जा रहे हैं, तो उसका मतलब भी क्या है? डेट ही है। और एक डेट का मतलब जो आप लोग आजकल नया ट्रेंडिंग में है, जहाँ जाते हो, मान लो आप किसी के साथ डेट पे गए हो तो क्या ऑर्डर करते हैं आजकल? हाँ, मतलब विनायक ज्यादा हंस रहा है, इसका मतलब तो इसका मतलब आप जाए लगते हो। अच्छा, अच्छा, आजकल आप जो लोग डेट का जो ट्रेंड चला है, वहां जनरली आजकल कॉफी ऑर्डर की जाती है। जो भी है कॉफी है कुल मिला करके। मतलब ये बात दोनों के सूटेबल में हो रही है, दोनों एक दूसरे के साक्षी है, उस बात के गवाह है। नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, जिस टाइम आप डेट पे जाते हो उस समय यहाँ से अपन एक ज्योग्राफी का सवाल डालने के लिए, है ना, आज इतने से पहले हंसी मजाक, वो सिर्फ हंसी मजाक का मैटर था। अब यहाँ से क्या है, आजकल जो लोग डेट पे जाते हैं वो कॉफी बड़ी ऑर्डर करते हैं, और उस कॉफी का क्या नाम है? मोचा नहीं है, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, मोका कॉफी है। तो वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में एक सवाल हमसे ये भी पूछा जाएगा कि वर्ल्ड फेमस जो मोका नामक कॉफी है ना, इस मोका नामक कॉफी का उत्पादन कहाँ से होता है? और ये डेटिंग पे जाते हो ना, सबसे ज्यादा यूज यही होती है, जिसके ऊपर वो हार्ट का शेप बना हुआ होता है ना, जैसे आप कैपेचिनो वगैरह कहते हो। उस कैपेचिनो में डालते क्या है? कॉफी। और कॉफी कौन सी डालते हैं? मोका नामक कॉफी डाल। कहाँ से उत्पादन होता है? बेंगलोर। भारत से होता ही नहीं है। वो अरेबिका है, भारत में रोबिस्टा प्रकार की कॉफी है। लेकिन ये कॉफी का जो उत्पादन होता है, वो जो हमारा अरब प्रायद्वीप है, नाम सुना है कभी भी?
इंग्लिश में बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। अब ये ओम कह देंगे मुझे, पर आप हिंदी में समझाते हो ऊपर से जाती है। मतलब क्या है, अरेबियन पेनिनसुला, और इस अरेबियन पेनिनसुला में हमें दो देश देखने को मिलता है। एक देश है सऊदी अरेबिया और दूसरा है, एक देश है जिसका नाम है यमन। पहले बचपन में एक सीरियल आता था हातिम, खूब देखा होगा जम के, और उसमें कहा जाता था कि यमन का शहजादा हातिम आया है, यही कहते थे ना। तो वो देश कौन सा है? इन दोनों देशों की सीमाओं पर एक माउंटेन है, का नाम है आसिर माउंटेन रेंज। आसिर पर्वत श्रेणी है, और इस आसिर पर्वत श्रेणी पर हमें क्या देखने को मिलता है? अरे, वर्ल्ड फेमस मोका नामक कॉफी का उत्पादन देखने को मिलता है। और ये जो सऊदी अरेबिया यानी अरब प्रायद्वीप के जिस भाग में है, वो भाग कौन सा है? वेस्टर्न पार्ट है। कि इन दोनों देशों के पश्चिमी भाग में सीमा पर एक पर्वत देखने को मिलता है जिसका नाम है आसिर माउंटेन रेंज। और इस आसिर माउंटेन रेंज से वर्ल्ड फेमस मोका नामक कॉफी का क्या होता है? उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में यहीं से होता है। 90% जो वर्ल्ड में मोका नामक कॉफी का उत्पादन है वो कहाँ से होता है? इसी पर्वतीय श्रेणी से होता है। दूसरा, एक अभी 2023 में बहुत सारे साइक्लोन्स आए थे, चक्रवात आए ना। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात होता है या कुछ नहीं होता? होता है, क्या होता है? चक्रवात और साइक्लोन में कोई अंतर है? बहुत अधिक वर्षा होती है जब चक्रवात आता है। पानी के साथ हवा का चलना। नहीं, साइक्लोन का अर्थ पूछ, होता क्या है? नहीं, आप आराम से मारवाड़ी में बता दो। जब कहीं किसी एक क्षेत्र कब जलीय भाग पर केंद्र में जब लो प्रेशर जनरेट होता है और आसपास में हाई प्रेशर जनरेट होता है, तब हवाएं चक्रीय अवस्था को क्या करती है? ग्रहण करती है। और उस चक्रीय अवस्था के ग्रहण करने के बाद में उसमें नमी या आर्द्रता या वर्षा की मात्रा होती है जो तटीय भागों में बारिश करने के लिए जिम्मेदार होती है। उसे हम सामान्यतः साइक्लोन के नाम से जानते हैं। एक साइक्लोन का ही दूसरा रूप है जो हमारे रेगिस्तान में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जिसे हम भभूलिया कहते हैं, है ना। अब भभूला जो भी है, जो एक प्रकार का सैंड वाला जो मामला है, जो पत्थर वाला है, सैंडस्टॉर्म जिसे अपन कहते हैं। सैंडस्टॉर्म का मतलब है जिसमें कंकड़ पत्थर के साथ में आपको हवाओं की चक्रीय दशा देखने को मिलती है। गाँवों में नहीं कहते थे कि अब अच्छा वो मिट्टी ऐसे घूम रही है, भूतड़ा, वही एक प्रकार का क्या है? बबूलिया है। उसे ही हम बबूलिया कहते हैं। अब आपने कभी भी अब गांव वालों ने आपको जब कहा होगा या आपके घर वालों ने कहा होगा कि जब भी बबूलिया चलता है तब आपको क्या नहीं करना है? पास नहीं जाना, नहीं तो उड़ा के ले जाएगा। बचपन में यही कहते थे। होता होता कुछ नहीं है। अब फिर बचपन में हमने एक्सपेरिमेंट भी खूब किए होंगे, और एक्सपेरिमेंट करते समय जहां वो बीच में केंद्र होता है वहां आपने कोई चप्पल वगैरह ऐसा कुछ डालने का काम किया होगा, तो तुरंत उसका प्रभाव क्या हो जाता है? समाप्त। क्योंकि जो उसके केंद्र में लो प्रेशर बना हुआ था, उस लो प्रेशर को ही आपने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। यानी हवाओं ने चक्र देते हैं। कई बार चप्पल की जगह, मान लो छोटा है तो चप्पल, बड़ा है तो फिर किसी ने पत्थर डाल दिया मोटा सा, ठीक है, और कुछ डाल दिया किसी ने, ऐसे फेंक ही दिया पूरी की पूरी, वो क्या बोलते हैं, शीट टाइप का। फिर क्या हो गया? बीच का प्रेशर को कुल मिलाकर हमने क्या काम कर दिया? खत्म करने का काम किया। और जैसे ही बीच का प्रेशर खत्म हो गया, इसका मतलब है कि हमने उसके चक्रीय दशाओं की कंडीशंस को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तीसरा सवाल है कि राजस्थान में सर्वाधिक भूगोलीय कहाँ?
तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहाँ पर आती है? दोनों एक नहीं हो सकता फिर। बबूलिया पूछ रहा हूँ। जैसलमेर में कुछ नहीं आता, ना आंधी है, ना लू है, ना बबूलिया है। तीनों का प्रकोप जैसलमेर में सर्वाधिक है ही नहीं। ग्रीष्म ऋतु के समय राजस्थान में 3 घटनाएं घटती है। एक हम कहते हैं लू, ठीक है, दूसरा हम कहते हैं बबूलिया, और तीसरा हम कहते हैं आंधिया। राजस्थान में सर्वाधिक लू का प्रकोप है बाड़मेर जिले में। सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों से प्रभावित जिला कौन सा है? गंगानगर, जहां 27 दिन की आंधियां क्या है, बड़ी फेमस है। 27-28 दिन की आंधियां बड़ी फेमस है। और राजस्थान में बबूलिया सर्वाधिक आता है बीकानेर में। जैसलमेर में इन तीनों में से कुछ भी घटना सर्वाधिक नहीं होती। समझ में आया? इंटरलिंकिंग समझिएगा, ठीक है। तो अभी 2023 में एक चक्रवात आया था, और उस चक्रवात का भी क्या नाम था? तो चक्रवातों का नामकरण भी दिया जाता है। तो करंट अफेयर के दृष्टिकोण से वो ये भी पूछने में बिलीव रख सकता है कि हाल ही में 2023 में मोका नामक चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा सुझाया गया था? तब आंसर क्या होगा? यमन देश के द्वारा सुझाया गया नाम था। ठीक है, यहाँ तक चीजें कंप्लीट है। तो डेट का मतलब वो 2-3 से तो अपने को कोई लेना देना नहीं है, इससे जरूर लेना देना। ठीक है, अब देखिए आगे का मामला। अब डेट दरअसल किस लिए या इसका मामला है क्या? एक नाम सुना होगा यूएसए, राजधानी कौन सी है? वॉशिंगटन डीसी है। डीसी का मतलब क्या होता है? ये शब्द है ना डीसी, डीसी का अर्थ क्या है? वो तो एडी है, वो बीसी है। आजकल एक बीसी शब्द आपकी भाषा में और ट्रेंड में चलता है, शॉर्ट फॉर्म है, वो यूज नहीं करना है ना एडी और बीसी में कहीं पे। इस डीसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। इस वॉशिंगटन डीसी में 1884 में, 1884 का मतलब है 1884 में, एक अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस महासम्मेलन होता है। और उस अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस महासम्मेलन के तहत विश्व में किसका निर्धारण किया जाता है? आईडीएल का निर्धारण किया जाता है। आईडीएल का मतलब क्या है? आईडीएल का मतलब क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन। यानी आईडीएल का निर्धारण कब किया जाता है? 1884 में यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक इंटरनेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उस इंटरनेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत आईडीएल का क्या किया जाता है? निर्धारण किया। दूसरा सवाल है यहाँ से कि यह जो वॉशिंगटन डीसी नामक शहर है ना, ये किस नदी के तट पर हमें देखने को मिलता है? आएगा आपका जी के थोड़ा सा। ऑप्शन नहीं होता। ऑप्शन दे दें? पोटोमैक नदी, हडसन रिवर, मिसिसिपी नदी, कोलोराडो नदी। मिसिसिपी। हजारों किलोमीटर दूर दराज तक कोई लेना देना। हाँ, पहले पहले बोल। हाँ, कोलोराडो, कोलोराडो, हडसन। हडसन नहीं है। हडसन रिवर, पोटोमैक रिवर, मिसिसिपी रिवर, पोटोमैक रिवर, पक्का? मान जाते हैं फिर। जो पोटोमैक नदी है, इसी पोटोमैक नदी के तट पर हमें यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी देखने को मिलती है, जिसके तट पर 1884 में इंटरनेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस होती है,
और उसके तहत किसका निर्धारण किया जाता है? इंटरनेशनल डेडलाइन का निर्धारण किया जाता है, पहला। दूसरा, ये जो इंटरनेशनल डेडलाइन है, इस इंटरनेशनल डेडलाइन को 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, उस 180 डिग्री देशांतर रेखा को आधार मान करके क्या किया जाता है? खींचा जाता है। तो सवाल फिर बनता है कि कितने डिग्री देशांतर रेखा को बेस मान कर या आधार मान करके किसको खींचा गया है? इंटरनेशनल डेडलाइन को। तब क्या आंसर होगा? अब 180 ईस्ट या वेस्ट? वो भी आएगा। बताओ। ईस्ट, वेस्ट। एक सवाल लिखिएगा, हेडिंग है इंटरनेशनल डेडलाइन। एक सवाल लिखिए। हाँ, शुरुआत में सवाल, हेडिंग तो इंटरनेशनल डेडलाइन है, शुरुआत में सवाल लिखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर पहला, सभी देशांतर रेखाएं वृत्त, वृत्त का मतलब है सर्किल, सभी देशांतर रेखाएं वृत्त होती हैं। कथन नंबर दूसरा, 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक विपरीत, 0 डिग्री देशांतर रेखा के लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक विपरीत, एग्जैक्टली ऑपोजिट, ठीक विपरीत ग्लोब पर, ठीक विपरीत ग्लोब पर 180 डिग्री, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा देखने को मिलती है। कथन नंबर तीसरा, 180 डिग्री देशांतर रेखा को 180 डिग्री देशांतर रेखा को आधार मानकर, 180 डिग्री देशांतर रेखा को आधार मानकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को खींचा गया है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को खींचा गया है। कथन नंबर चौथा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो सीधी, एक सीधी रेखा है जो, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो एशिया महाद्वीप से होकर, एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है, एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। 4 स्टेटमेंट है आपके पास में। अब नीचे लिखिएगा,
उपयुक्त कथनों में से उपयुक्त कथनों में से सत्य नहीं कथन की उपयुक्त कथनों में से सत्य नहीं उपयुक्त कथनों में से सत्य नहीं कथन की पहचान करें। सत्य नहीं कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए, एक दो व तीन। ऑप्शन ए, एक दो व तीन। ऑप्शन बी, एक दो व चार। ऑप्शन सी, दो तीन व चार। ऑप्शन डी, एक दो तीन चार। एक दो तीन व चार। सबसे पहला आंसर कौन बताएगा? कुमार बताएगा। क्या था बी में? एक दो और प्रभुदान का आया है अपने एक दो और चार। कुमार नायक। ही मान लो। एक दो चार। क्या नाम है? दिनेश। किरण। मोहन। हाँ, बोला एक बार ही भरा गया। तो वो निशान लग गया ना। यहाँ तो निशान लगने का मतलब है भरना। एक नंबर, एक नंबर में क्या दे रखा है मोहन? एक दो और, मतलब ऑप्शन चेंजिंग के कारण तो नहीं? हाँ, कुमार भी। एक दो और चार। तीन हटा दूं तो, नहीं तो कहीं राष्ट्रवादी भावना आहत ना हो जाए। चार कर दूं सीधा? बी, मतलब एक दो और चार। मैं पहले पूछूंगा सबसे। अपने हो गया, हमारा हो गया। एक दो, एक दो चार। नाम क्या है? ए फॉर जगदीश। एक दो और चार है। सबसे पहले अपने एक दो तीन कैसे है? एक दो तीन ये तो तुमसे ही पूछूंगा मैं। अब सबसे पहले तो विनायक ये बताओ कि एक दो और चार कैसे सही? वो गलत है। ये मान लिया। और में पढ़ने क्या लिखा है? तो उसमें क्या आएगा? पश्चिमी। अच्छा, और लेते हैं। और तीसरा सही है, चौथा? अच्छा, तो फिर कहाँ से गुजर? फिर किस महाद्वीप से गुजर?
वॉशिंगटन डीसी। यही है, मार के भी यही है। सारे मतलब अच्छा, बस अपने वन को एक दो और तीन कैसे है, व्याख्या ही नहीं, अपने को पता ही नहीं था। आंख बंद किया, फिर कहना खोल के भी वो आंख बंद जैसे ही है। तो बाकी वाली का बता दो फिर, लास्ट वाले हटा देते हैं एक बार अपने ऑप्शन से, चलो। अब कोई बात नहीं, अब देखिएगा, सबके मन में विचार तो ठीक ठाक ही है, लेकिन करेक्ट आंसर कैसे है वो ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है कि सभी देशांतर रेखाएं वृत्त होती है, जबकि सभी देशांतर रेखाएं हाफ या फिर सेमी। इसका मतलब ये ध्यान रखना, सभी अक्षांश रेखाएं सर्किल होती है, वहां लिखा था अपन ने, तमाम अक्षांश रेखाएं क्या होती है, वृत्त होती है, जबकि सभी देशांतर रेखाएं हाफ सर्किल होती है, अर्धवृत्त होती है। एक फिल्म देखिए हाफ गर्लफ्रेंड, देखिए इसकी है पहले, हाँ अर्जुन कपूर की है। तो वो सारी कैसी होती है, हाफ सर्किल होती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक विपरीत, यानी एग्जैक्टली ऑपोजिट आपको 180 डिग्री पूर्वी देशांतर लिखा है ना अपन ने, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता भाई, ये 0 डिग्री है और अपन ने कहा कि सभी देशांतर रेखा अर्धवृत्त होती है, इसका मतलब 0 डिग्री भी कैसी है, अर्धवृत्त है। और इसी 0 डिग्री के ठीक विपरीत लोग पर हमें 180 डिग्री देशांतर रेखा देखने को मिलती है, ना कि पूर्वी या पश्चिमी, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी जैसी कोई रेखा होती ही नहीं है। अगर होती तो मैंने कहा था कि अपने को जब काउंट करते हैं, जब 180 को अपन एक बार ही काउंट करते हैं, अगर 180 को दो बार काउंट करते हैं तो 361 लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है ना, जबकि है कितनी हमारे पास में, एक ही है। यानी दूसरा स्टेटमेंट भी इसके अनुसार क्या है, गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही बेस मान करके हमने इंटरनेशनल डेटलाइन का क्या किया है, निर्धारण किया है, जो 1884 में 1884 में यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हुए अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस महासम्मेलन के पश्चात किया गया था। यानी तीसरा स्टेटमेंट कैसा है, राइट है। चौथा स्टेटमेंट, देखिए एशिया महाद्वीप से होकर के तो गुजरती है, लेकिन महाद्वीप के स्थलीय भागों से होकर के नहीं गुजरती है, महाद्वीप के जलीय भागों से होकर गुजरती है, लेकिन वो सीधी रेखा नहीं है, उसको समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर उसे मोड़ा गया है, मोड़ा गया है, शिफ्ट किया गया है। तो इसका मतलब क्या, चौथा ऑप्शन भी कैसा है, गलत है। ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं, चारों स्टेटमेंट पता चले, यानी कि राइट आंसर कौन सा है, मतलब कौन से गलत है, पहला दूसरा और चौथा गलत है, तीसरा स्टेटमेंट इसमें राइट है। तो पीछे वाला जिनमें ये वाला जो ऑप्शन था ना, बी वाला, ये भी, वो सारे कैसे हैं, इतना समझ में आया। यहाँ तो आप एक बार गलत वाला भी ढूंढ लोगे तो चलेगा, बस दिक्कत है उस कयामत वाले दिन की मत ढूंढ लेना,
अगर वहां ढूंढा और एग्जामिनेशन हॉल में जितनी बार मुंह से ओ निकलेगा ना, समझ गए, एग्जामिनेशन हॉल में एक क्वेश्चन गलत होता है तो मन में से निकलता ओ, एग्जामिनेशन के बाद में जब बाहर आकर के जितनी बार क्या निकलेगा उतनी बार आप कंपटीशन से क्या हो, वही हो फिर। ठीक है, देखिएगा उसमें मतलब क्वेश्चन के बाद में लिखना है नीचे की तरफ में अपने को इंटरनेशनल डेटलाइन में, हाँ आईडीएल में। अब मैं बार बार इंटरनेशनल डेटलाइन ना बोल करके आईडीएल बोलूं तो चलेगा। देखिएगा आईडीएल रेखा, आईडीएल रेखा के माध्यम से, आईडीएल रेखा के माध्यम से विश्व में, विश्व में तिथि, विश्व में तिथि ब्रैकेट में लिख लो डेट, तिथि का निर्धारण किया जाता है, विश्व में तिथि का निर्धारण किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आईडीएल का निर्धारण, आईडीएल का निर्धारण सन 1884 में, आईडीएल का निर्धारण सन 1884 में मतलब 1884 में, सन 1884 में यूएसए की राजधानी, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हुए, वॉशिंगटन डीसी में हुए अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस महासम्मेलन, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हुए अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस महासम्मेलन के तहत, अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस महासम्मेलन के तहत किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस महासम्मेलन के तहत किया गया था, पूर्ण विराम करके नीचे लिखिए। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी, पोटोमैक रिवर, पोटोमैक नदी, पोटोमैक रिवर के तट पर स्थित, तट पर स्थित तट पर स्थित एक राजधानी शहर, तट पर स्थित एक राजधानी शहर है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, आइडियल रेखा एक सीधी रेखा न होकर, आइडियल रेखा एक सीधी रेखा न होकर, एक सीधी रेखा न होकर इसे आवश्यकतानुसार, से आवश्यकतानुसार समय समय पर, आवश्यकतानुसार समय समय पर मोड़ा गया है।
इसका मुख्य कारण आवश्यकता अनुसार समय समय पर जोड़ा गया है। इसका मुख्य कारण तलीय भागों में का मुख्य कारण तलीय भागों होने वाली प्रशासनिक असुविधा, तलीय भागों में होने वाली तलीय भागों होने वाली प्रशासनिक असुविधा से प्रशासनिक असुविधा से बचना था। प्रशासनिक असुविधा से बचना। अब प्रशासनिक असुविधा का मतलब मान लो जैसे इंडिया में से ही गुजरती और इंडिया के बीच से होकर के मान लो गुजर गई होती, तो क्या फर्क पड़ता? इंडिया के एक भाग में डेट अलग, दूसरे भाग में डेट अलग होती। आपने मान लो किसी को कहा होता, जनरली हम अपना ही समय और अपना ही डेट के बारे में बात करते हैं, हमें हमेशा वही ध्यान रहता है। ऐसा तो है नहीं कि हमें वहाँ की एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम के बारे में पता भी रहता, नहीं, अपन करते ही नहीं है। तो अपन क्या काम करते हैं, अलग अलग जगह देखते हैं या फिर एक ही जगह देखते हैं। एक ही जगह देखते हैं, अपने यहीं पे देखेंगे। मान लो आप राजस्थान में रहते हैं और आपके कोई चाहने वाला असम में रहता हो और इंडिया के बीच से क्या गुजरी, इंटरनेशनल डेट लाइन। आपने उसको कहा कि अपन दोनों को दिल्ली मिलना है इस तारीख को, उसके हिसाब से डेट अलग है, वो तारीख आपके हिसाब से डेट है। तुम देखिए मन करके फिल्म में आमिर खान वाले कहते हैं कि आ जाना गेटवे ऑफ इंडिया पे तारीख को इतने बजे देंगे। आमिर खान बेचारा पूरे दिन क्या करता है, वेट करता है, पूरे दिन पूरी रात वेट करता है, दूसरे दिन वहां से चला जाता है। लेकिन फिर एक और वादा था कि जो भी दोनों में से नहीं पहुंच पाएगा, पूछेंगे नहीं एक दूसरे को कि क्यों नहीं आया। बाद में पता चलता है कि उस लड़की जब वो आ रही थी तो टांगे कट गई। तो ऐसा कहीं आपके साथ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने पहले ही सोच करके उन्होंने कहा कि भारत से गुजारते ही नहीं है इसको। दूसरे देश वाले बोले हमने क्यों, ऐसा कोई काम थोड़ी ना कर रखा। तो बोला किसी से नहीं गुजारेंगे। तो केवल और केवल जलीय भाग से होकर के क्या करेंगे अपन। अब जल में कौन रहते हैं, जलीय जीव। उनको ना खाना खाने के लिए डेट चाहिए है, ना उनको किसी को वादा कर रखा है कि उसके लिए उनको डेट चाहिए। उनके लिए कोई मामला नहीं है ना, इसलिए उसको केवल कहाँ से गुजारा गया है, विभाग से। नोट करके यह आइडियल रेखा, यह आइडियल रेखा केवल और केवल, यह आइडियल रेखा केवल और केवल, केवल और केवल जलीय भाग से होकर, केवल और केवल जलीय भाग से होकर गुजरती। केवल और केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। फिर एक सवाल पूछेगा कि यह इंटरनेशनल डेडलाइन किस जल संधि के मध्य से होकर के गुजरती है। तब आंसर क्या होगा, ऑप्शन कुछ नहीं। कौन सी जल संधि है, एक जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट। अब सबसे पहला सवाल तो यही है कि जल संधि कहते किसे हैं, और दूसरा सवाल है कि बेरिंग जल संधि क्या है। जल संधि क्या है, दो देशों या दो
दोनों को अलग करने का काम। ठीक है, तो फिर एक जल संधि है, अपन ने बोल दिया 10 डिग्री चैनल। ये ना तो दो महाद्वीपों के बीच में, ना दोनों देशों के बीच में। नाम नहीं सुन, इंग्लिश में कुछ शब्द आते हैं कैनल, या एक शब्द आता है या तो पासेज कहते हैं इसको, इंग्लिश वाला पैसेज मत पढ़ना, ये पासेज है, या फिर पास कहते हैं। एक शब्द आता है स्ट्रेट, एक शब्द है क्या है कैनाल, एक शब्द है हमारे पास में इस्थुमस। चैनल के लिए हम हिंदी में भी जनरली क्या लिखते हैं, चैनल ही लिखते हैं। पासेज के लिए हम जनरली पासेज या पास ही लिखते हैं। स्ट्रेट के लिए या तो हम क्या लिखते हैं, जल संधि लिखते हैं, या इसी के लिए या तो जल संधि लिखते हैं या फिर जल संयोजक लिख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या शब्द लिखा हुआ मिलेगा, स्ट्रेट लिखा हुआ मिलेगा। कैनाल का मतलब है नहर, और इस्थुमस का मतलब है हाथ से दो देश या दो तो फिर 10 डिग्री क्या है, ना देश है ना कुछ ऐसा। अरे सीधा सा अर्थ है, शब्द समझिएगा क्या लिखा है, यानी किसको जोड़ना है। अरे जलीय भागों को जोड़ना है ना, एक ये जलीय भाग है, एक ये जलीय भाग है, मान लो इन दोनों जलीय भागों को जोड़ने के लिए हम क्या बनाएंगे, जल संधि। तो दो स्थलीय भाग को अलग भी तो करेगा ना। अगर मान लो इसको हटा दें, ऐसे हटाए, ऐसे समझिए, अगर मान लो यहां पर कोई जल संधि है, यहां पर क्या है जल, यहां पर क्या है, ये क्या है, ये भी क्या है। अगर कोई ऐसा भाग होगा जिसे हम जल संधि कहते हैं तो दो जलीय भागों को जोड़ेगा ना, लेकिन दो स्थलीय भागों को आपस से क्या करेगा, अलग भी करेगा। यानी कि प्राकृतिक रूप से निर्मित, ये दोनों ये किससे निर्मित होती हैं सारी की सारी, प्राकृतिक रूप से निर्मित वह संकीर्ण जल पट्टी जो दो जलीय भागों को आपस में जोड़ने का काम करती है, जबकि दो स्थलीय भागों को एक दूसरे से अलग करने का काम करती है, उस क्या कहते हैं, जल संधि। दूसरा एक शब्द है नहर, नहर भी वही काम करती है, दो जलीय भागों को तो जोड़ेगी और दो स्थलीय भागों को अलग करेगी, लेकिन इसमें फर्क क्या है, कि जल संधि, पासेज, स्ट्रेट, चैनल, ये सारे के सारे प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं, जबकि नहरों का निर्माण मनुष्यों के द्वारा, भाई इंदिरा गांधी नहर हमने बनाई है या प्रकृति ने बनाई थी, नर्मदा नहर, ईस्टर्न पूर्वी कैनाल, ईआरसीपी अभी बड़े चर्चे का विषय, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, एक हम पढ़ते हैं गंग नहर, तो इन सबको बनाया किसने, मनुष्य ने बनाया है। तो ये क्या काम,
देखिए, जल संधि बहुत बड़ा भाग होता है, लेकिन हम ऐसे देखते हैं ना कि ऐसा नहीं कि भाई जल संधि को छोटा ही पार्ट है, लेकिन वो संकीर्ण जल पट्टी होती है। संकीर्ण जल पट्टी का मतलब महासागरों, सागरों, खाड़ी जितनी लंबा भाग नहीं होता। अब मान लो ये कोई भाग है ना? ये इधर स्थलीय भाग है, इधर कमरे के स्थलीय भाग है, इधर कोई अलग महासागर है, उधर कोई अलग महासागर है। उन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में कोई समुद्री ऐसा संकीर्ण पट्टी भी तो होगा ना, नैरो वाटर स्ट्रिप भी होगी। उस नैरो वाटर स्ट्रिप को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहेंगे, चैनल कहेंगे, पासेज कहेंगे। अब वो पासेज का दायरा बहुत बड़ा, जैसे हम पढ़ते हैं पाक जल संधि, जो भारत और श्रीलंका के बीच में हमें देखने को मिलती है। अगर पाक जल संधि के कुछ भाग पर श्रीलंका नियंत्रण कर ले तो क्या होगा? विवाद क्या उठेगा कि पाक जल संधि पर श्रीलंका द्वारा अधिग्रहण किया गया। फिर भारत उस चीज का क्या करेगा? विरोध। भाई दो ही तो तरीके हैं, या तो आप धरना प्रदर्शन करो या फिर बंदूक उठा लो। तो हम इंटरनेशनल में कभी भी ऐसे हथियार नहीं उठा सकते। अगर किसी ने कुछ किया है तो उसके लिए क्या होता है? इंटरनेशनल इश्यूज क्रिएट होता है दूसरे देश पर। उस देश पर क्या पड़ेगा? हमेशा दबाव पड़ेगा, तो वो काम वैसे ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहमति जरूरी है। ऐसा थोड़ी ना है कि मान लो आपका पड़ोसी और कोई दूसरा पड़ोसी है, बीच में कुछ भी हो गया, उसने कहा कि हम तो भाई साहब न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे आप पे, परमाणु परीक्षण करेंगे। ऐसा मामला, इस धरती पर दो सबसे पागल व्यक्ति थे जो सत्ता में थे, अभी एक उनमें से सत्ता में है। कौन? कैसे पता? नहीं, किम जोंग इस धरती का सबसे पागल व्यक्तियों में से है। और उसी का एक सहयोगी टाइप का और व्यक्ति था जो से पहले यूएसए का प्रेसिडेंट था। वेरी गुड। सर का मामला सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में तो 75-80 साल हो गए। सर, कौन है? अरे इससे पहले का यूएस का प्रेसिडेंट कौन था? बराक ओबामा था। बराक ओबामा के बाद में कौन था? डोनाल्ड ट्रम्प था। वो इस धरती का सब, वो दोनों धरती के पागल व्यक्तियों में से था। और पागलपन की किम जोंग ने तो हदें ही पार कर रखी है। उसने हदें क्या पार कर रखी है? अगर उसके जो हेयर कट है ना, उसकी कोई कॉपी मार दे तो उसको जिंदा टैंक के नीचे चुनवा दिया जाता है। और तो बाकी मामले तो अब उसने क्या काम कर रखा है? उसको जब जब पैसों की नीड होती है तो उसने एक मिसाइल बना रखी है जिसकी मारक क्षमता 5 से 8 हजार किलोमीटर के बीच में। और वो मिसाइल ऊपर से भी जा सकती है, समुद्र के भीतर से भी जा सकती है, दोनों। अब वो जो मिसाइल है, उस मिसाइल का क्राइटेरिया उसके एक ऐसी जगह है जहां पर क्या कहते हैं अपन, ये है नॉर्थ कोरिया, नजर आ रहा है ना, और ये है यूएसए। अब यूएसए का ये वाला कौन सा भाग है? वेस्टर्न पार्ट है यूएसए का। और ये पैसिफिक ओशन एक ही है या अलग अलग है? एक ही तो है ना। अब अगर वो यहां से मिसाइल दागता है तो कहां जाकर के हिट करेगी? यूएसए के वेस्टर्न पार्ट में। और यूएसए का वेस्टर्न पार्ट यूएसए का हार्ट है। यूएसए के सारे जितने भी आईटी सेक्टर है वो यहीं पर है। यूएसए का एयरबेस यहीं पर, नेवल का मामला यहीं पर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसी वेस्टर्न पार्ट वाले इलाके में है। अब उसके, अच्छा मान लो आपको घर वालों ने एक बाइक दिला रखी है और उस बाइक की कीमत है 10,000 रुपये। कितनी है? 10,000 रुपये। उस पूरी बाइक में हॉर्न के अलावा सब कुछ बजता है। मतलब उसमें जो चीज नहीं बजती है वो क्या है? बाकी उसके अलावा, अब आप यहाँ से ट्रैफिक सिग्नल, आपने रिद्धि सिद्धि सर्किल के सिग्नल को क्या किया? क्रॉस किया। और आगे जाकर के पुलिस वाले ने आपको क्या कर दिया? रुकवा दिया। आप लोग 3 सवारियां बैठे हुई है, तीनों के पास हेलमेट नहीं। पहले तो 3 सवारियां, तीनों के पास में हेलमेट, बाइक की नंबर प्लेट नहीं।
उसके अलावा गाड़ी का आरसी नहीं, इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं, मतलब जो जो गाड़ी में चाहिए पीयूसी वगैरह सब कुछ नहीं है। और पुलिस वाले ने कहा कि भाई साहब ये देखिए इतना इतने चीजें हैं, इसका बिल बनता है 40,000 रुपये। आप लोग उसके ऊपर पहले तो हंसोगे और उसको कहोगे कि बाइक ले ले तू ही भाई। बोलेगा क्या, तो कहोगे सामने से 4, समझेगा नहीं। 4 खरीदूंगा इतने में तो है, 40,000 की। हाँ 40,000 में तो 10,000 की कितनी खरीदेगा। तो ठीक हालत उसकी रशिया, क्या बोलते हैं, नॉर्थ कोरिया की और यूएसए की है। नॉर्थ कोरिया के पास में है कुछ भी नहीं, और अगर वही बुलेट होती और फिर उसका 40,000 का चालान काटा होता तो नहीं नहीं, अगर मान लो आपने 650 सीसी की बुलेट निकाली है और फिर काटा होता तो क्या कहते हैं, भाई साहब ले दे करके जो कुछ क्या करना है निपटारा करना है तो कर ही दीजिए। तो फिर पुलिस वाला क्या कहता है, चल 2,000 दे दे, 1,000 दे दे, 500 दे दे, जो भी है निकल जाए, अगली बार ध्यान रखना। यही होता मामला। अब वही हालत है नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया के पास में एक न्यूक्लियर वेपन है जो कहाँ पर मारक क्षमता रखता है, यूएसए के वेस्टर्न पार्ट पर। और उसके पास जब पैसों की कमी आती है, यानी कि पैसे खत्म होने वाले होते हैं, उससे कुछ दिन पहले ही घोषणा कर देता है अब हम यूएसए पर परमाणु परीक्षण करने वाले हैं। और परमाणु परीक्षण करने का मतलब है यूएसए का कौन सा भाग खत्म हो जाना, वेस्टर्न भाग। इसका मतलब यूएसए की पूरी इकोनॉमी क्या हो जाना, तबाह हो जाना। अब इसी मामले को लेकर के यूएसए क्या कहेगा, 650 सीसी की बुलेट है ना, कहेगा क्या भाई, क्या करेगा परीक्षण करके, तेरे को चाहिए क्या, पैसे कितने चाहिए, $1,00,000। हालत खराब है, नोटबंदी की बाद से भारत में व्यापार नहीं हो रहा, या फिर अभी कोरोना की महामारी के कारण पूरा मामला क्या है अब है। तो काम कर ले, $10,000 ले और मामला निपटा दे। फिर वो बढ़ते बढ़ते $25,000 में क्या हो जाएगा, मामला सेटलमेंट हो जाएगा। अब उसको भी पता है कि उसको चाहिए $50,000 ही। अमेरिका ने कितने दिए उसको, $25,000 दिए। इसका मतलब वो 5, 7, 8, 9 महीने और क्या बैठेगा, वो $25,000 जब खत्म होंगे तब वापस हम अमेरिका पर क्या करने वाले हैं। एक बार अमेरिका कह दे, वही तो समझा, अभी पहले बात तो सुन लेते फिर बाद में कहते। अब एक बार अगर वो कहे कि हम न्यूक्लियर परीक्षण करेंगे, अमेरिका बोले कि कर ले, मैं भी कर लेता हूँ, तो वो तो वही कहेगा कि भाई साहब अपनी बुलेट, वो क्या बोलते हैं, बाइक की है, 10,000 की है, अपने पास तो पहले से ही कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ है ही नहीं, कर ले, तेरी जब इच्छा पड़े तब कर ले, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जो मैंने कर दिया तो तेरा क्या होगा वो तू सोच ले। अभी कुछ टाइम पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत और चीन के बीच में विवाद बड़ा उठा था सीमाओं को लेकर के, और लोगों ने कहना सोशल मीडिया पर, अब तो मोदी जी जाएंगे और चीन के साथ में क्या करेंगे, युद्ध करवाएंगे, इस बार हम 62 के वॉर का क्या ले लेंगे, बदला। क्या होता उससे, दोनों के पास में 650 सीसी की बाइकें हैं, दोनों ही बर्बाद होते हैं, दोनों की इकोनॉमी क्या आ जाती, डाउन जाती, दोनों एक युद्ध के कारण 10-10 साल क्या चले जाते पीछे। जब आप सोचो आज 2024 में हो और कहाँ चले जाते आप 2014 में, तो कितने साल पीछे गए, 10 साल तो वैसे ही गए, और बाकी अर्थव्यवस्था कितनी। और फिर भी हम हारते, इंडिया फिर भी क्या होता कि हमारे पास में आज भी उतने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार, चीन के कंपेरिजन में हमारे पास में अगर एक हथियार है तो चीन के पास में उसके 10 बना रखे हैं। ऐसे तो इसराइल टेक्नोलॉजी आर्मी में नंबर 1 है, मैन पावर में इंडिया नंबर 1 है आर्मी में, लेकिन उसके पास में एडवांस टेक्नोलॉजी हथियारों में सबसे ज़्यादा आर्मी है यूएसए की है, उसके बाद में चाइना की है, उसके बाद में इंडिया की है ना। रशिया कम है, आर्मी इतनी बड़ी नहीं है जितनी चाइना की है, टेक्नोलॉजी में बराबर है, टेक्नोलॉजी में रशिया का स्थान अच्छा है। तो ये ध्यान रखना कि इंटरनेशनल डेडलाइन का निर्धारण किस जल संधि से हुआ है, बेरिंग जल संधि से। ठीक है, अब सुनिएगा, बेरिंग जल संधि दरअसल है तो है कहाँ पर, और जल संधि ने क्या काम किया, दो जलीय भागों को तो और दो स्थलीय भागों को एक दूसरे से अलग करने का काम किया।
नहर भी वही काम करती है, जबकि ये मानव द्वारा बनाई गई ये जल संधियां प्राकृतिक रूप से क्या होती है, निर्मित होती है। एक आती है स्थल संधि, तो ये उल्टा काम करेगी ना, ये दो स्थलीय भागों को तो और दो जलीय भागों को एक दूसरे से अलग करेगी। ठीक है, उसके लिए क्या शब्द आता है, स्थल संधि या बस। ठीक है? थोड़ी सी छोटी सी हेडिंग लगाइएगा, नहीं नाम अलग अलग है, कहीं बार लिखा हुआ मिलता है चैनल, कहीं पासेज, कहीं पर स्ट्रेट, लेकिन तीनों होते दरअसल एक जैसे ही हैं। देखिएगा हेडिंग दे लिखिएगा स्थूमस, छोटी हेडिंग, मतलब स्थूमस क्या होता है ये पता होना चाहिए, बाद में शब्दावली आएगी ना। स्थूमस का मतलब है स्थल संधि। स्थूमस देखिएगा, वह स्थलीय पट्टी जो वह स्थलीय पट्टी जो दो स्थलीय भागों को वह स्थलीय पट्टी जो दो स्थलीय भागों को एक दूसरे से वह स्थलीय पट्टी जो स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ती है तथा वहीं जोड़ती है तथा वहीं जोड़ती है तथा वहीं दो जलीय भागों को तथा वहीं दो जलीय भागों को एक दूसरे से अलग करती है। एक दूसरे से अलग करती है। फिर छोटी हेडिंग लिखिएगा स्ट्रेट जल संधि, स्ट्रेट जल संधि। और स्ट्रेट या जल संधि में लिखिए प्राकृतिक रूप से निर्मित प्राकृतिक रूप से निर्मित वह संकीर्ण जलपट्टी जो प्राकृतिक रूप से निर्मित वह संकीर्ण नैरो वाटर स्ट्रिप, प्राकृतिक रूप से निर्मित वह संकीर्ण जलपट्टी जो नैरो वाटर स्ट्रिप। नैनो का तो मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब क्या है साइंस की भाषा में, 10⁻⁹, इसे हम क्या बोलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो 10⁻⁹ नैनो टेक्नोलॉजी। सिम देखी है ना, सिम में तीन चीजें आती है, देखा होगा, एक होता है मैक्रो, एक है माइक्रो, अभी है नैनो। देखा है, सबसे बड़ी आती है जो देसी वाला अपने जो फोन नहीं होते, हाँ नोकिया 1600 टाइप में लगती है। फिर उसके बाद में कुछ स्मार्टफोन आ गए, उन स्मार्टफोन में कौन सी सिम आने लग गई, और अभी कैसी आती है, अब एक और चौथा चौथा लेटेस्ट वर्जन आ गया है, सिम ही नहीं है, ई सिम है। आया तो अभी एक साल पहले ही है, एप्पल में ही आया है पहले, एक साल पहले। कब लाया था, तब वाले में था ही नहीं, तब 14 है। हाँ नहीं 11 में तो
4G में है ही नहीं है। कोई बात नहीं, वो तो मुझे ही पता है ना, मैं साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो पढ़ी है ना, ये है नैनो टेक्नोलॉजी है। अभी आपने देखा होगा एक डीएपी और यूरिया और चला है, मतलब करंट इश्यूज में डीएपी और यूरिया का मामला और आया। अभी पहले डीएपी और यूरिया कैसे आपने देखा होगा, दाने वाला फॉर्मेट आता था जिन्हें मिट्टी में सीधा डाला जाता था। अब उसकी बजाय क्या कर दिया उन्होंने, लिक्विड दे दिया और उसका स्प्रे किया जाएगा, और वो स्प्रे भी पत्तियों पर करना है आपको, पेड़ पर। अब उससे क्या होगा, एक तो वो डीएपी वाला मामला जमीन के टच नहीं होगा, और अगर जमीन के टच नहीं होगा तो मिट्टी की उर्वरता क्षमता में कमी करने का काम नहीं करेगा। तो फर्टिलाइजर, तो उसे भी नैनो टेक्नोलॉजी पर क्या किया गया है, से किया गया है। जैसे इफ्को कंपनी क्या करती है, बनाने का काम करती है भारत में। लिखिएगा फिर, ये मत लिखिएगा कि इफ्को कंपनी बनाती है, क्या है, पूरी लाइन बोलो ना। दो जलीय भागों को, जो दो जलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ती हैं तथा वहीं दो जलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ती हैं तथा वहीं दो स्थलीय भागों को तथा वहीं दो स्थलीय भागों को एक दूसरे से अलग करती है। दो स्थलीय भागों को एक दूसरे से अलग करती है, पूर्ण विराम। उधर थोड़ी लिखा है कि बेरिंग जल संधि के मध्य से होकर के गुजरती है, नोट करके लिखिएगा करके, यहाँ कॉपी में ही है। आइडियल बेरिंग जल संधि के मध्य से होकर, आईडीएल इंटरनेशनल बेरिंग 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 जल संधि, बेरिंग जल संधि के मध्य से होकर गुजरती है। बेरिंग जल संधि के मध्य से होकर गुजरती है। अब बात आती है बेरिंग जल संधि काम क्या करती है, तो हेडिंग डाल दो बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। ये जल संधि कौन सी है, एक तरफ महाद्वीप, दूसरी तरफ एशिया का कौन सा देश, देख लो। उत्तरी अमेरिका का देश कौन सा है, रशिया का मतलब है रूस। और नॉर्थ अमेरिका का देश कौन सा है,
कौन सा देश है? यूएसए। इस रशिया का जो पार्ट है, साइबेरिया, और यूएसए का जो पार्ट है कनाडा के पास वाला जो भाग है ना, मैप में ये देखते हैं, ये वाला जो भाग है ना, ये कौन सा है? अलास्का रीजन है। तो यहाँ से होकर के क्या है, ये जल संधि में देखने को मिलती है, गुजरती है। अब पहले ये जो अलास्का था ना, ये दरअसल जिस देश का भाग था वो देश ही कौन सा था? रशिया, रूस का भाग था। लेकिन बाद में रूस ने किसको बेच दिया? यूएसए को बेच दिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक बर्फीला क्षेत्र था। जिस समय बेचा उस समय तो क्या था, वहां पर ऐसा कुछ नहीं था, बर्फीला क्षेत्र था। तो रशिया ने भी सोचा क्या करेंगे इसको, टक्कर करके बेच ही देते। जब बाद में यूएसए ने उस पर रिसर्च की, बहुत कुछ, यहाँ से अब सोना इतना निकलता है, रशिया वाला खुद परेशान है। हाँ, नीचे से। अब वहां पे और कारण है सोना निकलने। एक तो वहां नीचे भूगर्भ में भी क्या दे रखा है, सोना है। और दूसरा, इस अलास्का रीजन से एक नदी गुजरती है और उस नदी का नाम है यूकोन रिवर। और ये जो यूकोन नदी है ना, ऊपर एक माउंटेन मिलता है, ब्रुक्स रेंज, और नीचे है अलास्का रेंज। मैं आपको शायद एक मैप बोला था, लेके आए हो क्या? नहीं, कल से लेके आइएगा। हाँ, एटलस नॉर्थ, जो रेड वाला 4th एडिशन। इन ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में एक पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है, उसे कहते हैं यूकोन प्लेटो। मतलब कौन सा पठारी क्षेत्र है? यूकोन का पठार है। और इस यूकोन के पठार से नदी कौन सी निकलती है? और आपने शायद ऐसा भी पढ़ा होगा कि जो नदियों के साथ मिलने वाला सोना है उसे क्या कहते हैं? नाम सुना है? प्रेशर निक्षेप का मतलब है जो नदियों की रेत या बालू का सिलिका है ना, उसके साथ मिलने वाला जो सोना है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्लेसर निक्षेप कहते हैं। राजस्थान में कोई ऐसी नदी है क्या जो प्लेसर निक्षेप के लिए बड़ी फेमस है? कहाँ से गुजरती है? बहुत मिलते, गुजरती कहाँ से? कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी यहाँ नहीं है, दक्षिण भारत की नदी है। मतलब सोशल मीडिया का जो ज्ञान है, सबसे बड़ा घातक ज्ञान है। हाँ, वो वही तो दिक्कत है। एक तो यहाँ सिलेक्शन में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है पता है? कि एक तो जो बहुत पहले पढ़ के आया हुआ होता है ना, तो उसको यही लगता है कि मैं पहले पढ़ चुका हूँ। और दूसरा, कोई ज्यादा पढ़ करके आया हुआ होता है ना, तो उसको ये लगता है कि यार ये मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, अपने बताओ कहाँ से निकलती है? राजस्थान में ऐसी कोई नदी? वेरी गुड, तो फिर माही नदी नहीं है? है, माही नदी है। बांसवाड़ा में जो अपने यहाँ राजस्थान में जो माही नदी है ना, उस माही नदी की जो रेत है, सिलिका है, सिलिका के साथ में भी हमें क्या मिलते हैं? सोने के प्लेसर निक्षेप मिलते हैं। वो बांसवाड़ा में जगह है जो सोने के लिए बड़ी फेमस है। दिक्कत तो वही है। हाँ, गुलाबपुरा, वो राजसमंद में है, जिंक के लिए बड़ी फेमस है। तो राजस्थान में कौन सी नदी है? माही नदी। और भारत में कौन सी नदी है?
ये दो नदियां बड़ी फेमस है, सोन नदी और स्वर्ण नदी। इनके साथ में भी क्या मिलते हैं? सोने के प्लेसर निक्षेप मिलते हैं। प्लेसर निक्षेप का मतलब नदियों के साथ में मिलने वाला सोना। तो ठीक है, हाँ ले सकते हो, लेकिन वहां लेने कोई नहीं देगा। रेस्ट्रिक्शन सब होता है ना। हाँ, कैसे करेंगे? टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ना। है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है यहाँ पर, रिसोर्सेज भी कम है, उत्पादन भी कम होता है, इसलिए इसका नाम फेमस नहीं है, लेकिन है जरूर। केवल राजस्थान, क्योंकि वहां से दूर से आती है, तो सिलिका बह बह करके क्या होती है, जब अपन मिट्टी देखते हैं ना, तो उस मिट्टी में बहुत सारी चीजें होती है, सैंड, सिल्ट, क्ले। तो जो सिलिका आती है ना, उस सिलिका वाले पार्ट में हमें क्या मिलता है? सोना मिलता है। टेक्नोलॉजी ज्यादा चाहिए अपने को, टेक्नोलॉजी पे नहीं जाना है। वो बस सवाल था जो उसमें मैंने बता दिया। मुझे लगता है ऐसा है कि अपने को आगे इर्द गिर्द घूमने की ज्यादा जरूरत ना है। फिर मैं कई बार दूसरी चीजें बताता हूँ, तो आप लोगों के मन में और विचार आते हैं कि वो वाली चीजें और चाहिए, है ना। रिसर्च नहीं करते हैं अब की बार फिर। और ऊपर एक सागरीय क्षेत्र है जिसका नाम है अंटार्कटिक। वेरी गुड। अंटार्कटिक है या आर्कटिक है? और नीचे की तरफ में पैसिफिक ओशन वाला क्षेत्र है। इस आर्कटिक महासागर का एक क्षेत्र है, चुप्पी नहीं है, ये दिक्कत, ये चुप्पी सागर वाली दिक्कत कहाँ है पता है? हाँ, जिसको इंग्लिश नहीं आती है। एक और शब्द आता है जिसका नाम है, एक शब्द पढ़िएगा जरा। शब्द पढ़ना। अगर आप ऐसे कोई पहली बार पढ़ता है, तो उसको पता ही नहीं है कि है क्या। बाकी ये क्षेत्र है, हुआ हुआ नाम है, मैक्सिको में है, और सिल्वर माइनिंग प्रोडक्शन के लिए क्या है, बड़ा फेमस है। ठीक है, तो ऐसा एक सागरीय क्षेत्र कौन सा है? चुकची सी। और पैसिफिक सी का है बेरिंग सागर। यानी अब इस जल संधि ने क्या काम किया, बेरिंग जल संधि ने? यह जल संधि आर्कटिक महासागर के चुकची सागर को प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर से तो जोड़ रही है, जबकि इसके एशिया महाद्वीप के साइबेरिया, किस देश का पार्ट है, वो नॉर्थ अमेरिका के अलास्का से अलग करने का क्या करती है, काम करती है। और इसी जलसंधि के मध्य से होकर के हमें क्या देखने को मिलती है? हमें इंटरनेशनल डेटलाइन देखने को, अब ये सीधी नहीं है, जगह जगह क्या किया गया है, इसको मोड़ा गया है। लेकिन सबसे पहली बार इसे कहां पर मोड़ा गया है, तब सवाल का आंसर होगा 75 डिग्री नॉर्थ पर। किस दिशा में मोड़ा गया है? क्यों मोड़ा गया है? क्योंकि साइबेरिया को दो भागों में जाने से बचाने के लिए। अगर ये यहां से गुजरती, साइबेरिया के इस भाग में डेट क्या होती,
अलग, और इस भाग में डेट क्या होती, इसको छापिए। हाँ, एक नहीं, इसके हाँ, हाँ, मार्केट में गोल्ड के लिए सिर्फ एक पॉलिसी काम नहीं करती है। देखिए, कैपिटल का मतलब ये नहीं, जब किसी भी वर्ल्ड में युद्ध के हालात होते हैं, चाहे कोई भी हो, जब इंटरनेशनल युद्ध के हालात उत्पन्न होते हैं ना, तो उसके बाद में जो देश है हमारे यहाँ पर, जो ट्रेडिंग सिस्टम है ना, वो दो आधारों पर किया जाता है। पहला आधार तो ट्रेडिंग सिस्टम का क्या रहता है हमारा, कि आप अमेरिकन डॉलर में, यूरोज में आप ट्रेडिंग करो। दूसरा आधार होता है कि ट्रेडिंग में आप गोल्ड मेथड को भी, अपन कहते हैं ना वस्तु विनिमय प्रणाली वाला मामला, तो गोल्ड भी एक बहुत बड़ी भूमिका में होता है। कुछ नहीं है, देखिए गोल्ड जहां जहां होता है ना, गोल्ड की रेट एक इंस्टेंटली बढ़ती ही बढ़ती है। कुछ नहीं होता, जब मार्केट जैसे राजस्थान में या अभी इंडिया में जब भी इलेक्शन के हालात है, इलेक्शन के बाद में या इलेक्शन से पहले या तो किसी भी कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं, या फिर कंपनियों के शेयरों में क्या आएगी, कमी आएगी। तो जब कंपनियों के शेयर वगैरह बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे मुद्रा का मूल्य बढ़ता है ना, वैसे वैसे गोल्ड के भी मूल्य को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। वो अलग अलग कारण है। अगर मान लो किसी देश से बहुत ज्यादा गोल्ड आ रहा है, और उस देश ने क्या काम कर दिया, उस गोल्ड को ही रोक दिया, तो जिस देश में जाने वाला होगा उस देश की अलग अलग पॉलिसी चलती है, एक कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसा कोई परमानेंट फिक्स सॉल्यूशंस नहीं। तो वो इसलिए रखते हैं, वो इसलिए रखा जाता है ना, कि जब भी हालात पैदा हो जाए तो उनको कुछ चीजें खरीदने के लिए चाहिए। हाँ, सभी कंट्रियां रखती है, ऐसा कोई परमानेंट है नहीं। यहाँ पर काला बाजारी भी होती है गोल्ड की, तो उसी जगह उसी कारण बढ़ता है रेटें। कल बताएंगे। OCEAN, ओशन। ओशन का मतलब है महासागर, द्वीप। क्या, बेरिंग सागर को जो, कमचटका तो प्रायद्वीप है ना, पेनिनसुला है वो। ये पूरा क्षेत्र है, एल्यूशन आइलैंड रीजन है। ये जो पूरा क्षेत्र है ना, क्षेत्र को बोलते हैं एल्यूशन आइलैंड रीजन। में एल्यूशन आइलैंड क्षेत्र, आइलैंड, आइलैंड का मतलब है द्वीप, एल्यूशन द्वीप समूह है ये का पूरा, के पास वाला मामला। अगर मैप होता तो मैं अच्छे से उसमें दिखाता आपको कि ये है क्या, इसीलिए बोलता हूँ कि मैप लेके आइएगा। हाँ, हो गया, देखिएगा। देखिएगा, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, हाँ उसी में लिखना बेरिंग जल संधि, आर्कटिक महासागर के, आर्कटिक महासागर के, आर्कटिक महासागर के चुकची सागर को, आर्कटिक महासागर के चुकची सागर को, चुकची सागर को प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से जोड़ती है।
प्रशांत महासागर से जोड़ती है तथा वहीं एशिया महाद्वीप के साइबेरिया, ब्रैकेट में लिखना रूस, तथा वहीं एशिया महाद्वीप के साइबेरिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का, ब्रैकेट में लिखिएगा यूएसए से अलग करने का कार्य, से अलग करने का कार्य, से अलग करने का कार्य करती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसी जल संधि के मध्य से आइडियल रेखा गुजरती है, फिर कॉमा लगाना, क्योंकि इसे 75 डिग्री, क्योंकि इसे 75 डिग्री नॉर्थ की या 75 डिग्री नॉर्थ पर, क्योंकि इसे 75 डिग्री नॉर्थ पर पूर्व की ओर मोड़ा गया है, पूर्व की ओर मोड़ा गया है, जिसका मुख्य कारण साइबेरिया को दो भागों में जाने से बचाना था। साइबेरिया को दो भागों में जाने से बचाना था, पूर्ण विराम। अब एक नोट करके लिखिएगा, आईडीएल रेखा से, तब इंटरनेशनल डेटलाइन से, आईडीएल रेखा से पूर्व की ओर जाने पर दिन में, एक दिन में, ऐसा लिखिए, पूर्व की ओर जाने पर एक दिन में कमी दर्ज की जाती है, वहीं एक दिन में कमी दर्ज की जाती है, वहीं दिनांक या डेट में वृद्धि दर्ज की जाती है। वृद्धि दर्ज की जाती है, परंतु देखिए पहला क्या लिख रहे हैं कि ईस्ट की तरफ जाने पर क्या हो रहा है, दिन में तो कमी और दिनांक में वृद्धि हो रही है, ठीक है, उल्टा करना है। परंतु वहीं पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन में कमी के साथ, कमी होगी बढ़ोतरी होगी, एक दिन में वृद्धि नहीं,
एक दिन में कमी के साथ एक मिनट को 0 डिग्री देशा मतलब इंटरनेशनल डेडलाइन से जब आप ईस्ट की तरफ जाते हो तब आपका एक दिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है और डेट में वृद्धि होती है। यहां पर लिखना है एक दिन में वृद्धि के साथ, एक दिन में वृद्धि के साथ दिनांक में, एक दिन में वृद्धि के साथ दिनांक में कमी दर्ज की जाती है। एक दिन में वृद्धि के साथ दिनांक में कमी दर्ज की जाती है। नीचे एक और नोट लगा के लिखिएगा। अभी जैसे ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे, टाइम के बारे में क्या कह रहे थे, यहाँ पर समय आप ही कह रहे थे ना, समय बढ़ता घटता कुछ कह रहे थे। हम होता, वेरी गुड, लिखिएगा नोट करके। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर समय की गणना नहीं की जाती। का मतलब क्या हो गया, समय बढ़ता घटता कुछ नहीं है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर समय की गणना नहीं की जाती है, अतः इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, जीरो और लाइंस, जीरो और लाइंस कहा जाता है। देखिए फर्क है, थोड़ा समझिए उस चीज को, अभी मैं वही समझाने वाला हूं। अब अपन एक बार थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। ये है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन और इसी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन को ही आधार मान करके हमने क्या खींची है, इंटरनेशनल डेट लाइन को निर्धारित किया है, यही है। और इस इंटरनेशनल डेट लाइन को यदि कोई पार करके ईस्ट की तरफ जा रहा है या इसी इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करके कोई वेस्ट की तरफ में जा रहा है, अगर कोई ईस्ट की तरफ जा रहा है और कोई वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो यहां पर अपन ने लिखा कि जो ईस्ट की तरफ जाता है उसमें एक दिन में क्या हो रही है, हाँ, कमी के साथ डेट में क्या दर्ज की जाती है, वृद्धि दर्ज की जाती है। और यहाँ पर एक दिन में वृद्धि के साथ डेट में कमी दर्ज की जाती है। एक और शब्द लिखा है यहाँ पर, इस इंटरनेशनल डेट लाइन पर समय की गणना, इसलिए इसे जीरो टिल्ड, है ना, अभी बताऊंगा, चिंता क्यों कर, ऐसे अभी सब पता चल जाएगा कौन सा वाला सीन है। यानी इस इंटरनेशनल डेडलाइन पर समय की गणना नहीं करते, यानी कि अगर आपको टाइम का कैलकुलेशन करना है तो आप इस इंटरनेशनल डेडलाइन के आधार पर टाइम का कैलकुलेशन, तो टाइम के कैलकुलेशन के लिए हम किसको बेस मानेंगे, 0 डिग्री कांता रेखा को आधार मान। भाई इंटरनेशनल डेडलाइन तो ऐसे तिरछी है ना, तो आप इसको आधार कैसे मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई मामला अलग होगा, यहाँ पर कोई मामला अलग हमें देखने को मिलेगा। अब समझिए, आज डेट कितनी है, 13 मई है। अच्छा, अगर मैं 13 मई को यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं इस इंटरनेशनल डेडलाइन को पार करके कहाँ चला गया,
ईस्ट की तरफ में चला गया, तो मेरे पास डेट क्या आएगी? 2024, ठीक है। और यहाँ क्या थी? 13 मई थी, यानी कि यहाँ 13 मई से मैं किधर गया? जस्ट पार करके उधर ही गया, तो मेरे पास डेट कौन सी आ गई? अब यहाँ पर क्या डेट बढ़ रही है क्या? बढ़ रही है ना, ठीक है। उल्टा समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर कोई भी एक डेट बोल दीजिए। 12 मई समझ लग, 12 मई को तो लोगे तब तो 13 मई इधर वापस आ जाएगी। अपने ऐसे नहीं करना, अपने करते हैं यहाँ पर 18 तारीख करते हैं। 18 मई को कोई विशेष, तो ठीक है। 18 मई डेट है, और यहाँ आए तब एक डेट में क्या आ जाएगी? तब तारीख क्या आ जाएगी? ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर दिन गए तो क्या हो गया? कम हुआ। यहाँ पर दिन गए तो क्या हो गया? बढ़ गया। कैसे भाई? जो मैं मान लो 13 मई यहाँ पर मेरे को जो जीना था, अभी तक मैं 13 मई में क्या किया था? मैंने एंटर ही किया था, और मैंने अचानक किसको पार कर दिया? इंटरनेशनल डेडलाइन को। तो जो 13 तारीख मुझे जीनी थी, वो ना जी करके मैं सीधी कौन सी तारीख में चला गया? तो मेरी जिंदगी का एक दिन क्या हो गया? कम। और यहाँ पर मैं 18 तारीख में था, है ना, और 18 तारीख मैंने 17 तारीख के पूरे मजे मारे, और तारीख कौन सी आई मेरे पास में? मेरी इच्छा की कि मैं वापस 17 तारीख जी लूँ, तो मैं कहाँ गया? इंटरनेशनल डेडलाइन को, तो 17 तारीख वापस जी पाया ना। तो अगर कोई कहे कि एक दिन दोबारा नहीं जी सकते, तो उसको बताओ कि यहाँ जी सकते हैं। भाई वास्तविक तो नहीं जी सकते, लेकिन आंकड़ों में तो जी सकते हैं। आंकड़ों की बात करनी है अपने को। तो हकीकत में यहाँ पर दिन में क्या आई है? कमी। और यहाँ पर दिन में क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई। तो वो दोनों नोट इसी चीज को रिप्रेजेंट, आप लोग इसको इंडिया पढ़ते समय बात करेंगे ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? 10 डिग्री चैनल है। तुम बड़ी प्यार वाली मूवी देखते रहते हो। तो इसी के साथ में आज का सेशन भी खत्म, और ये चैप्टर भी क्या हो जाता है? समाप्त है। ये एक चैप्टर समाप्त हुआ है आपका, अक्षांश, देशांतर और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, डेडलाइन। यहाँ से अगर कोई भी सवाल जो भी है, तो आप चैप्टर पढ़िएगा, और चैप्टर पढ़ने के बाद में अपन, मतलब हो सकता है 1-2 दिन में ही, आपके पास में 2-3 दिन का मौका है, जब तक मैं क्वेश्चंस भी बना करके, कोई टेस्ट नहीं लेंगे। टेस्ट तो एक चैप्टर में बढ़ेंगे कितने? 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस का क्या चैप्टर का टेस्ट ले लूं मैं? हाँ, इस पे तो बाद में डालूंगा ना, पहले तो मैं आपका टेस्ट लूंगा। ये तो आप उसी क्वेश्चंस को तो रट रट करके बोले भर ही दोगे, दूंगा ना। मैंने कहा 20 क्वेश्चंस का तो कोई टेस्ट, ठीक है। उनका मामला अलग है, वो अपने आप लेते रहेंगे, उनको जब जब लगेगा। हाँ, हाँ दूंगा ना, ये वाले ही नहीं, वो लेंगे। वो थोड़ा सा टाइम लगाएंगे जिसमें क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं, बाकी की चर्चा कल करते हैं।